वीरपुर नाम के गांव में नैना और सुनैना नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उनका परिवार बहुत ही सुखी परिवार था, लेकिन बदकिस्मती से एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से उनका अच्छा खासा परिवार बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाता है। उनकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके पैसे कमाने लगती है और दोनों बहनों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में उनका दाखिला कर देती हैं। उनकी माँ के कमाए हुए पैसों से उनके परिवार का गुजर बहुत ही मुश्किलों से हो रहा होता है। कई बार तो उन तीनों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे, लेकिन दूसरों के घरों में भूखे पेट काम कर करके उनकी माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अपने माता और पिता दोनों को इतनी कम उम्र में खो देने की वजह से नैना और सुनैना अब बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें अब क्या करना है, कैसे अपना जीवन गुजारना है। सुनैना जो कि बड़ी होती है, वो सोचती है कि क्यों ना अब चाचा चाची के घर पर ही चलकर रहा जाए, ताकि उन्हें एक सहारा मिल जाए। ये सोचकर वो नैना से कहती है, नैना, अब हमारे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर हम दोनों चलकर चाचा चाची के साथ रहना शुरू कर दें, तो हमें रहने का ठिकाना भी मिल जाएगा और अकेले रहने की वजह से हम दोनों को ज्यादा परेशानी भी उठानी नहीं पड़ेगी। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन आप तो चाची का व्यवहार जानती हो ना, वो हमें अपने घर में बिल्कुल भी नहीं घुसने देंगी। माना कि चाचा जी हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन चाची के आगे तो शायद उनकी भी नहीं चल पाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो कि चाची बहुत ही ज्यादा घमंडी है और वो हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। और अब तो हमारे माता पिता भी नहीं रहे, इसलिए उनका व्यवहार अब हमारे लिए और भी बुरा हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अकेले रहने से अच्छा है कि चलकर उनके घर में ही रहा जाए। दीदी, मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा, पर आप इतना कह रही हो तो एक बार चलकर कोशिश कर लेते हैं। हो सकता है कि चाची को हम पर दया आ जाए और वो हमें अपने घर में रहने दें। चाचा और चाची के घर में रहने की उम्मीद लेकर दोनों बहनें अपने चाचा चाची के घर पहुंच जाती हैं और वहां पहुंचकर घर की बेल बजाती हैं, जिसे सुनकर उनकी चाची घर से बाहर आती हैं, तो देखती हैं वो दोनों बहनें घर के बाहर खड़ी हुई हैं। उन्हें देखते ही चाची बहुत आग बबूला हो जाती है और उनसे कहती है, अरे मनहूस लड़कियों, तुम दोनों मेरे घर पर क्या करने के लिए आई हो? तुम दोनों की तो मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती, लेकिन तुम हो कि ये सब जानने के बावजूद भी मेरे घर के बाहर आकर मेरे घर की बेल बजा रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चाची जी, आप हमसे इतना नाराज क्यों रहती हैं? हमने तो आपका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ा। हम दोनों यहाँ पर इस उम्मीद से आए हैं कि आप हम दोनों को अपने साथ अपने घर में रख लोगी, क्योंकि हमारे माता पिता के जाने के बाद हम दोनों अब बहुत अकेले हो गए हैं और अभी हम इतने बड़े भी नहीं हैं कि अकेले रह पाएं, इसलिए हम यहाँ चले आए। अरे वाह, देखो तो जरा इन मनहूसों को, यहाँ मुंह उठाए चली आई। मैंने क्या यहाँ पर धर्मशाला खोल रखा है कि जिसका मन करेगा वो मुंह उठाकर यहाँ चला आएगा? निकलो अभी मेरे घर से बाहर। बड़ी आई, अपने माँ बाप को तो खा गई, अब मुझे भी मारेगी क्या? इसलिए अभी के अभी निकलो यहाँ से। नहीं चाची जी, ऐसा मत बोलिए। अगर आपने हमें यहाँ नहीं रहने दिया तो हम दोनों बहनें कहाँ जाएंगी? अब तो हमारे माता पिता भी जिंदा नहीं है, जिनके सहारे हम रहा करते थे। अब हमें सिर्फ आपका ही सहारा है। वाह 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 वाह, क्या सोच है। जब माता पिता नहीं रहे तो अब तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत पड़ने लगी। जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा थे तब तक तो उन्होंने हमें कभी भी नहीं पूछा। खबरदार, जो तुमने मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश भी करी तो
मैं तुम्हें धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। और रही बात सहारे की, तो पूरी दुनिया पड़ी है, जाकर किसी के भी यहाँ सहारा ढूंढो, लेकिन मेरे यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। ये शोर शराबा सुनकर उनके चाचा जी भी बाहर आ जाते हैं, तो देखते हैं कि दोनों बच्चियां गेट पर खड़ी हैं और उनकी बीवी उन दोनों पर चिल्ला रही है। ये देखकर वो अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे भाग्यवान, तुम इन बेचारी बच्चियों पर क्यों चिल्ला रही हो? इन्होंने तुम्हारा ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया? अब जब उनके माता पिता नहीं रहे तो इनका हमारे अलावा और इस दुनिया में है ही कौन? हमें इनको सहारा जरूर देना चाहिए। ये लो, आ गए इनके चाहने वाले। भला मेरी क्या जरूरत, और मैं होती ही कौन हूँ इन्हें अपने घर में न आने देने वाली? ये घर कोई मेरा थोड़ी है। ऐसी बात नहीं है भाग्यवान, ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन इन बच्चों पर थोड़ा सा तो तरस खाओ। तुम जो कहोगी ये दोनों वो काम कर दिया करेंगी, लेकिन इनको अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह तो दे दो। हाँ चाची जी, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमें जो भी काम देंगी हम कर दिया करेंगे, कभी किसी काम के लिए ना भी नहीं करेंगे। बस हमें थोड़ी सी रहने की जगह दे दीजिए। हाँ चाची जी, मैं भी आपके सारे काम कर दिया करूँगी, लेकिन आप प्लीज हमें यहाँ पर रहने दीजिए। हमारे पास अब कोई और रहने का ठिकाना नहीं है। अपने पति की बातें सुनकर मजबूरी में उनकी चाची उन दोनों बहनों को अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है, लेकिन उन्हें अपने घर में रखने के लिए वो दोनों के सामने एक शर्त रख देती है और उनसे कहती है, तुम दोनों मेरे घर पर एक ही शर्त पर रह सकती हो। तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना पड़ेगा और जैसा मैं कहूँगी हमेशा वैसे ही रहना होगा। मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ठीक है चाची जी, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही किया करेंगे। हम आपके घर का सारा काम भी कर दिया करेंगे और आपकी हर बात मानेंगे। उसके बाद वो दोनों बहनें अपने चाचा चाची के घर में रहने लगती हैं, लेकिन उनकी चाची उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना शुरू कर देती हैं। वो उन दोनों बहनों को सारा दिन काम में लगा कर रखती है और उन्हें खाने के लिए भी रूखा सूखा खाना ही देती थी, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत परेशान रहती थी। लेकिन मजबूरी में उन दोनों को वही रूखा सूखा खाना खाना पड़ता और सारा दिन काम करते रहना होता था। दीदी, चाची हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव कर रही हैं। वो सारा दिन हमसे काम करवाती हैं, फिर भी हमें ऐसा रूखा सूखा बासी सड़ा हुआ खाना खाने के लिए देती हैं। उनके अपने बच्चे तो इतना अच्छा खाना खाते हैं और स्कूल में पढ़ने भी जाते हैं। उन्हें देखकर मेरा भी स्कूल जाने का बहुत मन करता है। आप इस बारे में चाची जी से बात करिए ना। नहीं नैना, ऐसे नहीं बोलते। चाची जी हमें जैसा भी खाना दे रही हैं, हमें चुपचाप से वही खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमने इस बारे में किसी से कुछ कहा तो हो सकता है कि वो हमें अपने घर से निकाल कर बाहर कर दे। और रही बात स्कूल जाने की, तो इस बारे में मैं चाचा जी से बात करके देखती हूँ। हो सकता है कि वो तुम्हें स्कूल भेजने के लिए मान जाएं। अपनी बहन की बात सुनकर सुनैना को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन उसके स्कूल जाने की बात सुनैना के मन में बैठ जाती है, इसलिए वो अपने चाचा से इस बारे में बात करने पहुंच जाती है। चाचा जी, नैना का दाखिला आप किसी सरकारी स्कूल में करवा दीजिए, वो स्कूल में पढ़ना चाहती है। जैसे ही सुनैना अपने चाचा जी से इस बारे में बात करना शुरू करती है, तभी उसकी चाची पीछे से आकर उसकी सारी बातें सुन लेती है और डांटते हुए सुनैना से कहती है, अरे वाह, इन महारानियों को अब स्कूल जाना है। अगर तुम जैसी मनहूस लड़कियां भी स्कूल जाएंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा?
चाची जी, घर का सारा काम मैं कर दिया करूँगी और नैना के बदले का काम भी मैं ही कर दिया करूँगी। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आप उसे किसी सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए। उसको पढ़ने की बहुत ही ज्यादा इच्छा है। खबरदार, जो दोबारा ऐसी बकवास करी तो, और अगर आज के बाद मैंने कभी भी तुम्हारे मुंह से स्कूल जाने की बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाची के मुंह से ये सारी खरी खोटी बातें सुनकर सुनैना का दिल टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे देखकर उसकी छोटी बहन नैना उसके पास आती है और उससे कहती है, दीदी आप रोना बंद कर दीजिए, मुझे नहीं जाना स्कूल। अगर चाची मुझे स्कूल नहीं जाने देना चाहती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से आपको डांट खाने या मार खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद से दोनों बहनें स्कूल जाने की बात को भूलकर चुपचाप अपने कामों में लगी रहती हैं और किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन फिर भी उनकी चाची का बर्ताव दिन प्रतिदिन उनके ऊपर खराब ही होता जाता है और एक दिन तो उनकी चाची हद ही कर देती है। जब उनके चाचा काम पर चले जाते हैं तो वो सिर्फ एक वास टूटने की वजह से दोनों बहनों की जमकर पिटाई करती है और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। दोनों बहनें रोते रोते घर से चली जाती हैं। चलते चलते दोनों कब घने जंगल में पहुंच जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। वहां पहुंचकर जब नैना को बहुत तेज प्यास लगती है तो वो अपनी बहन से कहती है, दीदी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, हमें कहीं से पानी का इंतजाम करना होगा। नैना थोड़ा सा आगे चलते हैं, हो सकता है कि आगे हमें कोई कुआं या तालाब दिख जाए। थोड़ा आगे चलकर दोनों को एक कुआं दिखाई देता है, लेकिन वो कुआं बहुत ज्यादा गहरा होता है और उसके आसपास कोई बर्तन भी नहीं होता जिसकी मदद से वो पानी को निकाल पाती। ये देखकर दोनों बहनें बहुत उदास हो जाती हैं, क्योंकि प्यास के मारे अब दोनों का बहुत बुरा हाल हो चुका होता है। कुएं से पानी नहीं निकाल पाने के कारण दोनों बहनें उस कुएं के पास बैठकर रोने लगती हैं। तभी उस कुएं से 3 सुंदर परी बाहर आती हैं और उनसे कहती हैं, क्या हुआ बेटी, तुम दोनों बहनें क्यों रो रही हो? परी जी, हम दोनों बहनों को बहुत तेज प्यास लगी है, लेकिन हम चाहकर भी इस कुएं में से पानी नहीं निकाल पा रहे। आप कृपया करके हमारी कुछ मदद कर दीजिए। बेटी, ये एक जादुई कुआं है, इसमें से पानी निकालने में हम तुम्हारी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि पानी केवल एक ही इंसान पी सकता है। तो तुम दोनों सोच लो कि तुम में से कौन पहले पानी पीना चाहता है। परी जी, मेरी छोटी बहन को मुझसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो आप सिर्फ इसी को पानी दे दीजिए। मैं अपने लिए कहीं और से पानी का इंतजाम कर लूंगी। नहीं परी जी, आप मेरी दीदी के लिए पानी दे दीजिए, मैं नहीं पीऊंगी तो कोई बात नहीं। उन दोनों बहनों का आपस में इतना प्रेम देखकर तीनों परियां बहुत खुश हो जाती हैं और उनसे कहती हैं, बेटी तुम दोनों बहनें बहुत ही नेक और सच्ची हो और एक दूसरे से बहुत प्रेम करती हो, इसलिए हम तुम्हारा ये आपसी प्यार देखकर बहुत खुश हुए। हम तुम दोनों के लिए इस कुएं से पानी भी निकाल देंगे और तुम दोनों को ये जादुई छड़ी भी देंगे, ताकि तुम दोनों अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सको। इतना कहकर तीनों जादुई परियां उन दोनों को उस जादुई कुएं से पानी भी पिला देती हैं और उन्हें वो जादुई छड़ी भी देती हैं। जादुई छड़ी पाकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और अपने लिए जादुई छड़ी से एक सुंदर से घर की व्यवस्था कर लेती हैं और कुछ पैसों का भी इंतजाम कर लेती हैं और उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपने खुद के घर में रहने लगती हैं। फिर दोनों एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगती हैं और अपनी आगे की जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगती हैं।
सुंदरपुर गांव में अमायरा अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। अमायरा दिखने में बहुत ही सुंदर और भोली थी, लेकिन अमायरा की माँ सुशीला अक्सर बीमार रहा करती थी। बाबा, माँ को क्या हुआ है? माँ हमेशा लेटी क्यों रहती है? बेटा, माँ की तबीयत खराब है, इसलिए माँ लेटी हुई है। मैं जल्दी से बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके तुम्हारी माँ का बहुत बड़े अस्पताल में इलाज करवाऊंगा और तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। पापा ने कहा है वो बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके आपका इलाज करवाएंगे, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी और हम सब बाहर घूमने जाएंगे। हाँ मेरी बच्ची, अमायरा बेटा माँ को ज्यादा तंग नहीं करते। चलो आओ खाना खाते हैं। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन अमायरा के पिता राकेश खेतों में काम कर रहे थे। तभी एक जहरीले सांप ने आकर उन्हें डस लिया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। राकेश के मर जाने के बाद घर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। घर में कोई कमाने वाला तो था नहीं और इधर सुशीला की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। ये सब देखकर अमायरा शहर जाकर नौकरी करने का ठान लेती है और वो दादी से शहर जाने की जिद करने लगती है। अमायरा मेरी फूल सी बच्ची, तू अकेले शहर में जाकर क्या करेगी? तू तो बहुत भोली है, तुझे तो कोई भी आसानी से ठग लेगा। दादी, आप चिंता मत करें, मेघना मामी भी तो वहीं पर रहती है ना, मैं उनके घर रुक जाऊंगी। आप बस अपना और माँ का ध्यान रखो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं शहर जाकर खूब तरक्की करूँ और जब मैं शहर से लौटूं तो मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं उससे अपनी माँ के इलाज के साथ साथ इस घर को खुशियों से भर दूं। ऐसा ही हो मेरी बच्ची, हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा तो ही तो है। जा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ठीक है दादी, अब मैं चलती हूँ। प्रणाम, माँ का ध्यान रखिएगा। दादी अमायरा को एक कपड़े के बैग के साथ खाने का कुछ सामान बांध देती है। अमायरा गांव से पैदल ही चलते चलते शहर की तरफ जा रही होती है। काफी दूर निकल जाने के बाद अमायरा को बहुत भूख लगती है। तभी रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई पड़ता है। वो शहर पहुंचने ही वाली थी। चलो इसी कुएं के पास बैठकर पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर आगे जाऊंगी। फिर अमायरा कुएं के पास बैठकर अपने खाने की पोटली खोलती है। उसकी पोटली में सिर्फ 4 रोटियां ही होती हैं, जिसे देखकर अमायरा सोचती है, एक खाऊं या 2 खाऊं या फिर चारों खा जाऊं। जिस कुएं के पास अमायरा बैठी थी, असल में वो परियों का जादुई कुआं था, जिसमें 4 परियां रहा करती थीं। लगता है किसी को हमारा पता लग गया है और वो हमें खाने को सोच रही है। एक खाऊं, 2 खाऊं या फिर चारों को खा जाऊं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी कुएं से 4 परियां निकलकर बाहर आती हैं। तुम कौन हो लड़की और हमें क्यों खाना चाहती हो? तुम्हें जो चाहिए तुम वो हमसे ले लो, पर हमें मत खाओ। अरे नहीं नहीं, मैं आपको खाने की बात नहीं कर रही थी, मैं तो अपने खाने की बात कर रही हूँ। ये देखो मेरे पास 4 रोटियाँ हैं, उसी की बात कर रही हूँ। आप लोगों को क्या लगा? ये सुनकर सभी परियां भी जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे तुमने तो हमें डरा ही दिया था। वैसे तुम इस घने जंगल में यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? ये सुनकर अमायरा परी को अपनी सारी कहानी सुनाती है। मैं तो शहर पैसे कमाने जा रही हूँ, बस कुछ खाने के लिए यहाँ रुकी थी। अमायरा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर शहर में पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास हम परियों की तरह कोई जादुई शक्तियाँ हैं। मेरी बात मानो, तुम अपने गांव वापस लौट जाओ। नहीं, मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने ही हैं।
अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूं, तो फिर तो तुम अपने गांव लौट जाओगी ना? हाँ ठीक है, ये लो बक्सा। ये कोई मामूली बक्सा नहीं बल्कि जादुई बक्सा है। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। फिर अमायरा वो बक्सा लेकर वहाँ से चल देती है। जब इतनी दूर आ ही गई हूँ तो क्यों ना एक बार मामी से मिलती हुई चलूं? ये सोचकर अमायरा मामी के घर चली जाती है। आओ अमायरा बेटा आओ, और बताओ कैसे आना हुआ? तुमने आने में थोड़ी देर कर दी। हम सब ने अभी अभी खाना खाया है। कोई बात नहीं मामी, मैं आप सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। इतना बोलकर अमायरा उस जादुई बक्से से मिठाई निकालकर मामी को दे देती है। बड़ा ही सुंदर बक्सा है, कितने में लिया था? लिया नहीं मामी जी, ये तो मुझे परियों ने दिया है और ये कोई मामूली बक्सा नहीं बल्कि जादुई बक्सा है। अरे तुझे किसी ने रास्ते में बेवकूफ बनाया होगा। ये शहर है, यहाँ कोई परियां नहीं होती। अच्छा तू थक गई होगी, जा और आराम कर ले और ये बक्सा मुझे दे दे, मैं इसे संभाल कर रख दूँ। अमायरा मामी को बक्सा देकर सो जाती है और जैसे ही रात होती है तो मामी बक्से से बोलती है, हे जादुई बक्से, मुझे बहुत सारे पैसे दे दे। मामी के इतना बोलते ही जादुई बक्से में से बहुत सारे पैसे निकलने लगते हैं। मामी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो रात में ही अमायरा के उस जादुई बक्से को कहीं और पर छुपा देती है और उसकी जगह उसी के जैसा कोई दूसरा बक्सा रख देती है। सुबह होने पर अमायरा, मामी अब मैं चलती हूँ, मेरा बक्सा मुझे दे दो। इतनी भी क्या जल्दी है? अपने बक्से का जादू हमें भी तो दिखाओ। क्यों नहीं मामी। अमायरा जैसे ही जादुई बक्से से कुछ भी मांगती, बक्सा जो का तो ही था, उसमें कोई जादू नहीं होता। मैंने तो कहा ही था कोई जादू वादू नहीं होता, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया होगा। ये कैसे हो सकता है? मामी मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर अमायरा फिर से परियों के जादुई कुएं के पास आती है। वाह परियों वाह, बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया आप लोगों ने मुझे। क्या हुआ अमायरा, बताओ। फिर अमायरा परी को सारी बात बताती है। परी को सारा माजरा समझ में आ जाता है। फिर परी दोबारा से अमायरा को दूसरा बक्सा देती है और अमायरा फिर से उस बक्से को लेकर मामी के घर रात में रुकती है। उसकी मामी दोबारा उस बक्से को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस बक्से से एक रस्सी और डंडा निकलता है। फिर रस्सी मामी का हाथ बांध देती है और डंडा मामी की खूब पिटाई करने लगता है। अरे अमायरा मेरी बेटी, बचा ले मुझे, ये डंडा मुझे नहीं छोड़ेगा। पर मामी जी ये आपको मार क्यों रहा है? अरे डंडे रुक जाओ, क्यों मार रहे हो मेरी मामी को? जल्दी से सच बता दो वरना मार मार के तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। बताती हूँ अमायरा बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने ही तुम्हारा पहले वाला जादुई बक्सा बदल दिया था। बेटा मैं तुम्हारा बक्सा तुम्हें लौटा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना बोलकर मामी उस पहले वाले जादुई बक्से को लाकर अमायरा को दे देती है। तभी वो डंडा अपने आप वहाँ से गायब हो जाता है। फिर अमायरा उस जादुई बक्से को लेकर अपने गांव वापस आ जाती है। गांव आकर वो अपनी दादी को उस जादुई बक्से के बारे में सब बताती है। ये सब सुनकर उसकी दादी बहुत खुश होती है। उसके बाद जादुई बक्से की मदद से अमायरा अपनी माँ का इलाज करवाकर अपने गांव में ही हंसी खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें,
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।